हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे, यानी पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा निगमन से सूत्र को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कंपटीशन में भी। ठीक, तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, यह एक निकाय है। ठीक है, इसमें दो आवेश हैं और विपरीत प्रकार के हैं, एक है -q, दूसरा है +q। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है वो 2l है, 2l भी ले सकते हो और आप 2a भी कह सकते हो। ठीक है, ये कोई पॉइंट है P, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये a है और टोटल दूरी इसकी जो है वो है 2a। ठीक है, 2a ले सकते हो या 2l लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये निकाय जो बना हुआ है -q और +q से, इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो कहीं पर आपको अगर ऐसा कोई निकाय मिले जहां पर एक -q आवेश हो, दूसरा +q आवेश हो, तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ठीक, चलते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को आइए समझते हैं, फिर उसके बाद अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, जिसका डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, जिसका डेफिनेशन सिर्फ पूछता है कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का आइए हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यही वैद्युत द्विध्रुव रहेगा। ठीक है, ये सेम वही वैद्युत द्विध्रुव है और डेफिनेशन से हम इसका फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये -q है और ये है +q, इनके बीच की दूरी है 2a। ठीक है, 2a या 2l आप कुछ भी मान सकते हो। ये कह रहे हैं कि किसी एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होगा उसे हम p से डिनोट करते हैं। ठीक है, कह रहा किसी एक आवेश, तो हमने एक आवेश कोई भी ले लिया, प्लस या माइनस नहीं कह रहा है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a है, कि गुणनफल को तो हमने गुणा कर दिया दूरी को। ठीक है, तो ये हो गया 2qa, यही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अगर इसके बीच की दूरी आप l लोगे तो 2ql हो जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यहीं से आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर जब व्यंजक प्राप्त करेंगे तो यहाँ से 2qa की जो वैल्यू वहाँ पर मिलेगी उसके स्थान पर हम p रखेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए हम लोग चलते हैं इसके अक्षीय स्थिति पर। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा है अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए। ठीक, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक है, चाहे लेफ्ट या राइट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अक्ष पर कोई बिंदु हमने माना ये P है और इस P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चार्ज है, दो आवेश है, एक -q एक +q, तो दोनों चार्जों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो -q की तरफ होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बिंदु P पर, उसका जो दिशा होगा यानी डायरेक्शन होगा -q की तरफ होगा। इसे हम नाम देते हैं E-q, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -q के कारण। ठीक, और +q के कारण जो होगी वो इससे दूर होगी, यानी लेफ्ट साइड की ओर होगी, यानी इधर की ओर होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इसका नाम देते हैं हम E+q। +q क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ये दिशा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा एक वैद्युत द्विध्रुव ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे
माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना है। ठीक है, इतना लिखेंगे। जिनके बीच की अल्प दूरी, जिनके बीच की अल्प दूरी, ठीक है, 2a है। अब फिर लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ठीक है, ये है इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O मानते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, R दूरी पर, ठीक है, यहाँ से हमने R दूरी ले लिया, एक बिंदु P है, O से R दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना कर लिया हम लोगों ने। तब हम लोग लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर तीव्रता, तो Q से P की दूरी लेंगे। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ की दूरी R है और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी A है, क्योंकि पूरी दूरी 2a है, ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी जो हो जाएगी वो A हो जाएगी। तो टोटल दूरी यहाँ से लेके P तक R प्लस A हो जाएगी। ठीक है, यानी बिंदु P पर चार्ज माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इसको नाम दे रहे हैं EQ, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर एक P ले लेते हैं हम, ये है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। ये दिशा बताता है, क्या दिशा, कि माइनस क्यू से P की तरफ, यानी माइनस क्यू से Q की तरफ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। दिशा ये बता रहा है कि इधर से इधर की ओर, ये दिशा बता रहा है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना कि क्या है। ठीक है, ये इसे दिशा के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। सेम इसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 1/4πε0 Q अपान जो R हम दूरी रखेंगे Q से P की दूरी, देखो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी R है, अगर R से हम यहाँ से इतना दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी बच जाएगी, यानी R माइनस A। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश हम P लिख लेते हैं। ये इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ठीक है, अच्छा, बुक में हमारे जो एनसीईआरटी में यहाँ पर माइनस लिखा है, तो माइनस लिखने से कोई मतलब नहीं है। माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इधर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो P के कारण यानी प्लस Q के कारण इधर है, और दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो इधर है, तो ऑलरेडी जो टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, तो ऑलरेडी बाद में ये माइनस हो जाएगा, यानी टोटल कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी E, वो जुड़ जाएगी। और जुड़ने पर जब टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम लिखते हैं, तो एक देखो राइट में है, एक माइनस इधर में है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा E प्लस Q माइनस E माइनस Q के कारण। ठीक,
अब इसी को हमें सोल्व कर लेना है, यानी ई इट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस क्यू वाली पहले रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू भी ऊपर कॉमन है, इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस इधर बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा और इसी को लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और इसको इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। इंटू में है, देखो दोनों पर होल स्क्वायर है और इंटू में है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी टोटल का इसका होल स्क्वायर आप कर दीजिए इस पूरे का। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर ऐसे लगा दीजिए आप। ठीक, फिर क्या करना है, यहाँ से लिखते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2AR। ठीक है, सेम इसी प्रकार माइनस ये आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2AR। ठीक है, और नीचे देखो ये आर माइनस ए आर प्लस ए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2AR और प्लस 2AR तो 4AR हो जाएगा। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 4AR ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, एक स्टेप आप और बढ़ा लेना, सिर्फ माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस यहाँ पर पहले प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था प्लस हो गया। ठीक ठीक, इतना कर लेंगे। अब देखो जो वैद्युत द्विध्रुव ये है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो आर की वैल्यू है बहुत बड़ी है ए के कंपेरिजन में। ठीक है, जब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए के कंपेयर में तो हम ए को निगलेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, यानी आर की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है ए के कंपेयर में तो ए बराबर हम 0 यानी निगलेक्ट मान सकते हैं। जी 0 रख देंगे तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर और होल स्क्वायर है तो आर की पावर 4 बचेगा, यानी ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर 4AR और नीचे हो जाएगा आर की पावर 4। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर बचेगा, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 टाइम्स QA, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। ठीक है, ये आपका फार्मूला मिल गया। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला मिल गया, ये ई इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4AQ अपान आर क्यूब, ये फार्मूला आपको मिला। और साथ में यूनिट वेक्टर लेते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह यूनिट वेक्टर लगा देना। और अगर इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, जो हमने फार्मूला बताया था इससे पहले शुरुआत में, P इट इज इक्वल टू 2QA। अभी फार्मूला निकला क्या मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4QA अपान आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 2QA लिख सकते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू 2QA अपान आर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2QA के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P लिख सकते हैं। ठीक है, तो E की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4πε0, ठीक है, 2p/r³। ठीक है, ये बुक में आपके अक्षीय निरक्षीय के बाद आपको दिखेगा। हाँ, अक्षीय और निरक्षीय दोनों फार्मूला जब का व्यंजक बुक में मिल जाएगा तो नीचे 28 नंबर पेज पर आपको लिखा है इस फॉर्म में, 2p के फॉर्म में। ठीक है, न ये मत सोचना कि p कहाँ से आ गया, तो हम यहीं पर बता दे रहे हैं। ठीक, चलो अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति पर। अब हम लोग विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए, या हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी जैसे वहां पर हमने अक्षीय स्थिति पर हमने लिखा था वैसे आपको लिखना है कि यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो +q तथा -q आवेश से बना हुआ, जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है, तथा r दूरी पर, इसके निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो अलग अलग आवेश के कारण यहाँ पर दो अलग अलग आवेश हैं, एक +q एक -q, इनका परिमाण सेम है। तो P q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो इस आवेश से इस P के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक, क्योंकि दूरी हमें नहीं दी गई, दूरी ये वाली दी गई है और ये दूरी पता है। ठीक है, आपको पता है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक का a दूरी है, यहाँ तक का r दूरी है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये दूरी जो होगा वो a² + r²। ठीक है, यानी आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, यानी कर्ण का होल स्क्वायर होता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी यही दूरी a² + r² होगी। ठीक, अब बिंदु P पर +q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, Q के कारण हमेशा अगर चार्ज प्लस का रहेगा तो उसी के अनुदिश, यानी P पर, तो P के अनुदिश इधर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको नाम देते हैं EQ, यानी +q चार्ज के कारण। ठीक है, और -q, अगर कोई चार्ज -q रहता है तो उस चार्ज के ही तरफ रहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। ठीक है, और प्लस रहता तो उससे दूर, और माइनस रहेगा तो उसी की तरफ। ठीक, तो इधर की ओर है तो इसे हम नाम देते हैं E-q। ठीक, तो इसका देखो एक कंपोनेंट इधर की ओर है और एक कंपोनेंट इसका +q का ऊपर की ओर रहेगा। तो ऊपर की ओर जब रहेगा तो ऊपर वाला होता है E + q का sin थीटा, और इधर की ओर जो रहेगा वो रहेगा E + q का cos थीटा। ठीक है, सेम इसी प्रकार E - q का नीचे की ओर E sin थीटा, और इधर की ओर रहेगा E - q का cos थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नेट वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर की ओर हो जाएगा, टोटल कुल वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा, और इसका जो दिशा है वो चेंज हो गई अब। ठीक, हमें वैद्युत क्षेत्र इस चार्ज से इधर की ओर ज्ञात करना था, इससे इधर की ओर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र अब इधर की ओर हो गया। ठीक है, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगा, यानी E + q का cos थीटा और E - q का cos थीटा जो दोनों जुड़ जाएगा। आपको वहाँ पर यानी बुक में नहीं समझ में आएगा कि ये cos थीटा कहाँ से आया आखिर। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ ये cos थीटा आता कहाँ से। वही तो मैं समझाया कि ये तिरछा है। ठीक है, तो इसका कोई भी, अगर आपको पता है, अगर किसी बॉडी को इधर की ओर अगर हम धक्का देते हैं तो ये बॉडी अगर तिरछा धक्का दे, देखो पहले यहाँ से समझो, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, इसको हम सीधे ऐसे ऊपर की ओर धक्का दे रहे हैं तो ये ऊपर की ओर ऐसे ऐसे डाट डाट ऐसे ऐसे चला जाएगा। ऐसे गया क्या, इधर की ओर गया, नहीं गया। लेकिन अगर इस ब्लॉक को आप तिरछा धक्का दो, यहाँ से इस तरह आप फोर्स लगाओ, तो ये इधर की ओर तिरछा जाएगा। अच्छा बताओ, क्या ये ब्लॉक इधर की ओर भी गया? हाँ गया। कितना दूरी गया, देखो यहाँ से इधर की ओर इतना गया, यानी इतनी दूरी इधर गया। क्या ऊपर की ओर गया? हाँ ऊपर की ओर। तो बताओ ये ऊपर की ओर किसने फोर्स लगाया और इधर की ओर किसने फोर्स लगाया? इसका मतलब ये है इसका एक कंपोनेंट ऊपर की ओर भी फोर्स लगा रहा है और एक कंपोनेंट इधर की ओर, यानी इधर वाला राइट वाला जो होता है वो होता है कॉस थीटा और ऊपर का वाला होता है ये साइन थीटा। ठीक है, यही चीज़ तो आप इंजीनियर बनोगे तो यही सब चीज़ तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है,
कि कौन कौन सा कंपोनेंट, यानी आप जब IIT नीट की तैयारी करोगे तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉस थीटा इधर के साइन थीटा, सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी ये इधर क्या एंगल पर, इस पी से कुछ एंगल पर यहाँ पर लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके राइट में कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके लेफ्ट में, यानी टोटल पूरा का पूरा सीधे, यानी इसके सीधे में थोड़ी लग रहा है, यानी पी के सीध में एकदम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ एंगल में लग रहा है, तो इधर की ओर भी होगा, इधर की ओर भी होगा, सेम इसी प्रकार, ठीक। तो वैसे माइनस क्यू के लिए भी, ठीक। तब ये कॉस थीटा आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यही ई की वैल्यू रख देंगे, और ई की वैल्यू जब हम रखेंगे ये है 1/4πε0, ठीक है। क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक है। जनरल फार्मूला आप याद रखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। आर क्या होता है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहां से उस चार्ज आवेश की दूरी, और यहाँ पर हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके बीच की दूरी, तो यही दूरी रखेंगे, और ये दूरी है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, और होल स्क्वायर रहता है, तो यानी ये है √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और वहाँ पर हमें बुक में एकदम डायरेक्टली लिखा है, अंडर रूट हटा दिया गया है क्योंकि स्क्वायर से रूट हट गया है, वहाँ पर डायरेक्टली आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए, ठीक। और यहाँ पर कॉस थीटा है, अभी कॉस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 इसके लिए भी हो जाएगा Q अपान √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और वहाँ पर कॉस थीटा जो लिखा है वो यहाँ पर साइड में कॉस थीटा लिखा है, और आपको समझ में नहीं आएगा कॉस थीटा आया कहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों पे कॉस थीटा था और वही कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण, चाहे यहाँ से आधार और कण ले लो, चाहे यहाँ से आधार कण ले लो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। आधार की वैल्यू क्या है, कण की वैल्यू ये है, यानी कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी a अपान √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें बुक में डायरेक्टली, इसीलिए तो टीचर अलग से आपको समझाएगा, आप बुक से पढ़ोगे, इसलिए कहा जाता है कि बुक पढ़ो, लेकिन एक बार आप किसी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसको अनुभव है, ठीक है। हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से, मतलब हम यहाँ से गुजरे हैं, ठीक है, मैंने इसको देखा है, मैंने यहाँ इसको समझा है, ठीक है। मैंने IIT की तैयारी की है, मैं बीटेक भी किया हूँ, ठीक है, मैंने कई बीटेक कॉलेज को पास किया है मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ कैसे क्या मिलता है, इतना आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे आपको बस जैसे लिखा है बुक में वैसे आपको छाप दिया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हम सोचते हैं एक एक चीज़ बताएं, एक एक पॉइंट बताएं, ठीक है, तभी आप इंजीनियर बनोगे। चलो आगे चलते हैं, चलो अब ज़्यादा बताना नहीं है, मेन फोकस है अपना काम करने का। चलो तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान, देखो होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q अपान, सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना कर लेना, और ब्रैकेट आपको लगाना ही है, और उसके बाद आपको cos थीटा की वैल्यू ये लिख देना है a अपान, एक चीज़ और ध्यान रख, यहाँ से इसका भी cos थीटा इधर, इसका भी cos थीटा है, दोनों का परिमाण सेम है, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 cos थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप 2 cos थीटा रखना, ठीक है, यहाँ पर आप 2 टाइम्स cos थीटा की वैल्यू ये है a अपान √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन नहीं, आपको नहीं लिखना है, ऐसा कब करना होता जब आप यहीं पर जोड़ लेते, ठीक है, जैसे ये e cos थीटा और e cos थीटा जो है दोनों जोड़ लेते तो 2e cos थीटा, यानी e बाहर आ जाता, फिर 2 cos थीटा हो जाता, e की वैल्यू लिख देते, ठीक है। और वही चीज़ को हमने तोड़ के लिखा, बात एक ही है, चलो ठीक है। आपको नहीं लिखना तो पहले 2 लिख देते, तो बाद में नहीं लिखना, क्योंकि मैंने अलग अलग कर दिया, अभी 2 अपने आप यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है। क्यों आ जाएगा देखो, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अब देखो सेम आ गई है, ठीक है। तो इसको आप जोड़ सकते हो, 2 बार लिख सकते हो, 2 टाइम्स, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। हमने समझा कि ये नहीं लिया, इसको जोड़ा नहीं, क्योंकि हमने अलग अलग करके लिख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं, जब अलग अलग करके लिख रहे हैं तो 2 नहीं लेके, जब यहीं पर जोड़ लेते तब 2 लेके चलते, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। चाहे शुरुआत में आप ऐसे जोड़ के लिखोगे तो वैल्यू वही आएगी डायरेक्टली, क्योंकि हम तोड़ के आपको बता रहे हैं, ठीक। और ये हो जाएगा A अपान, अच्छा अंडर रूट को आप लिख सकते हो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा इसकी पावर 1 है और ये दोनों देखो सेम है, तो गुणा में जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 टाइम्स क्यू ए है, ये जुड़ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा 2QA हमने बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, याद रखे रहना, ये हो जाएगा क्या P, ठीक। अब देखो जैसे वहाँ पर हमने बताया था कि R जो है वो बहुत बड़ा है A के कंपेयर में, तो आप A को निगलेक्ट मान दोगे, यानी ये 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R की पावर क्या है 2 पहले से है, तो ये पावर जो होगी इसमें गुणा हो जाएगी 3/2 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो E की वैल्यू फिर आएगी वो हो जाएगी कि इसको लिख सकते हो P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और अपान R की पावर 3, ठीक। और एक चीज़ जो भूलते हम लोग आ रहे हैं वो होता है क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी एकांक सदिश P, इसे लगाते रहना बस, ठीक है। यही हमारा मेन फार्मूला है। और दिशा हमारी जो है वो P के अनुदिश है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा लोगे, ठीक है, क्योंकि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें P की तरफ ज्ञात करनी है और उस उधर ही होती, ठीक है, उसी के अनुदिश हो तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन उसके अपोजिट हो, ठीक है, उसके अपोजिट हो जाता है तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है। बस यही है कि परिमाण तो सेम रहेगा, बस खाली ये माइनस में, क्योंकि ये अपोजिट है उसके। और एक चीज़ आप दिमाग और अगर लगा सकते हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर ये E1 साइन थीटा ऊपर है और इसका E1 साइन थीटा नीचे है, क्या इसके कारण भी कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जैसे कॉस थीटा के कारण हो रही है? तो हम कहेंगे हाँ, E1 जो होता है वो इस E1 कॉस थीटा से नीचे ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना।